हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के सेकंड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हर्ट्ज, हाल्वार्स और लेनार्ड के प्रयोग और साथ ही साथ इसमें हम सब लोग कार्यफलन, देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि अगर किसी हम धातु पर प्रकाश डालते हैं उचित आवृत्ति वाला यानी उचित ऊर्जा वाला, तो उससे क्या निकलने लगती हैं, उसके धातु के पृष्ठ से या उसके धातु के एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है, और ये घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव का नाम दिया गया। तीन तरीके से इलेक्ट्रॉन निकाले गए थे, पहला गर्म करके, दूसरा प्रकाश डाल करके और तीसरा विद्युत क्षेत्र आरोपित करके, जिसमें हम सब लोग पढ़ने वाले जब प्रकाश डाल करके इलेक्ट्रॉन निकलता था तो वो कैसे क्या होगा कि कोई एक तरंग का संबंध कैसे किसी कण से हो सकता है। भाई, इलेक्ट्रॉन एक कण है और प्रकाश एक तरंग है, तो कण और तरंग में कैसे सम्मेलन हुआ, इसी चीज के बारे में यहाँ सब लोग हम पढ़ने वाले। शुरू करते हैं। तो हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में ये बताया कि जब किसी धातु पर हम प्रकाश डालते हैं, ठीक है, धातु पर हम प्रकाश डालते हैं तो उस प्रकाश से ऊर्जा पा करके इलेक्ट्रॉन धातु की पृष्ठ से बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, माफ कीजिए, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन की खोज तो बाद में हुई 1897, प्रयोग कब हुई 1888, ये हाल्वार्स ने बताया। और उससे भी पहले कौन आए थे, हर्ट्ज। तो हर्ट्ज ने ये बताया जब भी कोई हम पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, सूर्य से बाहर आती है, ओजोन परत जो रोकती है जिस किरण को, ठीक है, हानिकारक होती है वैसी। तो जब भी कोई हम पराबैंगनी प्रकाश किसी धातु पर डालते हैं और उस धातु के रूप में उन्होंने कैथोड नाम दिया था, कैथोड धातु पर डालते हैं यानी ऋणावेशित धातु पर डालते हैं, तो उस प्रकाश से ऊर्जा पाकर, ठीक है, प्रकाश में क्योंकि ऊर्जा होती, ऊर्जा का भंडार है, ऊर्जा पाकर के उस धातु के पृष्ठ से या कैथोड प्लेट से क्या निकलने लगते हैं, आवेशित कण निकलने लगते हैं। याद रखिए, आवेशित कण निकलने लगते हैं। ठीक है, बस इतना ही बता करके आगे शांत हो गए, कुछ बताया नहीं इसके बारे में। और फिर आए हाल्वार्स। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जब यही चीज किया और दो बार किया। ये चीज किया कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डालते हैं, हम आपतित करते हैं कौन सा, पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक है, प्रकाश डालते हैं तो उसकी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उसकी धातु की सतह से आवेशित कण निकलते हैं, उसकी धातु की सतह से आवेशित कण निकलते हैं और वो आवेशित कण ऋणावेशित होते हैं, वो आवेशित कण ऋणावेशित होते हैं। अभी भी इन्होंने ये नहीं बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनका प्रयोग 1888 में था और इलेक्ट्रॉन 1897 ईस्वी में आया टॉमसन द्वारा। तो उससे पहले हाँ, ये ऋणावेशित कण आगे चल करके इलेक्ट्रॉन ही कहलाएंगे 1897 के बाद, जब इन्होंने बाद में अपना निष्कर्ष दिया था तब दोबारा प्रयोग किया था। ठीक है, तो हर्ट्ज ने क्या बताया कि जब भी कोई धातु की पृष्ठ पर हम सब लोग पराबैंगनी प्रकाश डालते हैं तो उस पराबैंगनी प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके ऋणावेशित कण धातु से के पृष्ठ से बाहर चले आते हैं। एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तभी वो बाहर है। ठीक, बस वो कैसा है कण, आवेशित कण, ये नहीं बताया। फिर हाल्वार्स ने क्या किया, 1888 ईस्वी में इन्होंने बताया कि ताजी पालिश हुई ऋणावेशित जस्ते की प्लेट, जस्ता मतलब जिंक की प्लेट ताजी एकदम रगड़ी गई है, ठीक है, कि प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है, उसकी प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट किरणें डाली जाती है तो इससे ऋण आवेशित कण निकलने लगते हैं। जैसे ही प्लेट पर हम प्रकाश डालते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें डालते हैं तो ऊर्जा पाकर के आवेशित कण निकलते हैं और वो आवेशित कण कौन है, ऋण आवेशित कण। और जबकि धनावेशित प्लेट के लिए ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता। उन्होंने धनावेशित प्लेट पर भी डाला लेकिन उससे कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, और कुछ समय पश्चात जब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी, तब कुछ समय पश्चात इन्होंने क्वार्टज की निर्वात नली,
क्वार्टज एक धातु है, पदार्थ है, और जो कि सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ है, यानी उसको जितना ज्यादा खींचोगे तो खींच सकते हो, वो उतनी ही आसानी से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। जैसे रबड़ होता है, उसको हम खींच करके छोड़ते हैं तो अपनी साम्य स्थिति में आ जाते हैं, तो रबड़ के जैसा ही क्वार्टज होता है, उसको जितना ज्यादा आप खींचेंगे वो उतनी ही और आसानी, रबड़ से भी आसानी से वो अपनी साम्य स्थिति में आ जाती है, प्रारंभिक स्थिति में। तो क्वार्टज की निर्वात नली ही क्यों ली यह भी बताएंगे, जिसको हम विसर्जन नली कहते हैं, में दो जिंक की प्लेटें चित्रानुसार लगाई। तो इन्होंने दो जिंक की प्लेटें ली, एक ये और एक ये। याद रखिए, ये वाली जो प्लेट थी ये थी सी प्लेट, इसको कहते हैं कैथोड प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? कैथोड प्लेट, ऋणावेशित प्लेट। ठीक है, दो प्लेट में एक कैथोड प्लेट है और दूसरा कौन सा प्लेट है? एनोड प्लेट। एनोड प्लेट, एक धनावेशित है और दूसरा ऋणावेशित। याद रखिए, फिजिक्स में कैथोड का मतलब होता है नेगेटिव, और केमिस्ट्री में जो कैथोड का मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, कैथोड का मतलब हमारा हो गया नेगेटिव और एनोड का मतलब हो गया पॉजिटिव। तो एक सी प्लेट और एक ए प्लेट, एक कैथोड और एक एनोड। और इन्होंने क्या किया, इस प्रकाश स्रोत, एक प्रकाश स्रोत ले लिया, बल्ब ले लिया, कुछ भी ले लिया, वहां से प्रकाश, एक ये है हमारी निर्वात नली, इसी को क्या कहते हैं हम विसर्जन नली, निर्वात नली या विसर्जन नली। ठीक है, एक विसर्जन नली, और इसमें एक छिद्र कर दिया गया है, और वो छिद्र इसलिए किया गया ताकि इसमें जो भी वायु भरी हो वो बाहर चली जाए, कोई वायु ना हो, अंदर का माध्यम निर्वात हो, ताकि कोई भी रुकावट उत्पन्न ना हो, प्रतिरोध ना हो, कोई भी अगर कुछ निकल रहा है तो सामने रुकावट महसूस ना करे, इसलिए एक होल कर दिया गया, और उस होल से ही क्या निकलने लगती, इसकी अंदर की जो वायु है वो बाहर निकल गई थी। ठीक है, तो एक प्रकाश स्रोत लिया, बल्ब ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, मोमबत्ती, और उसका प्रकाश एक कैथोड किरण। याद रखिए, इससे जो भी प्रकाश निकलेगा वो अधिक ऊर्जावान होना चाहिए, बस ये याद रखिए। सूर्य का प्रकाश भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अल्ट्रावायलेट होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग लीजिए। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो दृश्य प्रकाश होता है, और ये अलग होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य आवृत्ति अलग होती है। तो एक प्रकाश स्रोत से अल्ट्रावायलेट किरणें निकाली, ठीक, किस पर? कैथोड प्लेट पर आती होगी। तो इन्होंने ये बताया कि कैथोड प्लेट से कुछ ऋणावेशित कण निकलने लगते, और कुछ समय पश्चात इन्होंने ही इस ऋणावेशित कण को क्या बताया? इलेक्ट्रॉन। क्या बताया? इलेक्ट्रॉन। क्या निकलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है भैया, लेकिन अगर हम एनोड प्लेट, जो कि धनात्मक प्लेट होती है, धनात्मक प्लेट कौन सी प्लेट होती है? धनात्मक प्लेट। कैथोड प्लेट जो कि कौन सी प्लेट होती है? ऋणात्मक प्लेट। तो ऋणात्मक प्लेट से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कब निकलेंगे, केस क्या होगा, वो आगे हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन तो एनोड की ओर पहुंच जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन तो आसानी से, तीव्रगामी जो होते हैं वो आसानी से एनोड पर पहुंच जाते हैं, एनोड उसको खींच लेता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं। याद रखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन वापस भी आ जाते हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक जुगाड़ बनाया, क्या कि उन्होंने एक सेल, कैथोड को एक सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से, सेल या कह सकते हैं बैटरी भी ले लेते हैं, ये हो गई ऋणात्मक, छोटा डंडा प्लस, बड़ा छोटा माइनस, बड़ा प्लस, फिर छोटा और फिर माइनस, बड़ा वाला। ठीक है, प्लस होता है, ये प्लस और ये माइनस, थोड़ा ध्यान देना है। कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी है, जिसका वोल्टेज कितना? V, और एक यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है, धारा मापी। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है। ठीक है, इसका भी कुछ अपना प्रयोग है, ये चीज क्या है आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। ठीक है, तो एक V वोल्ट की बैटरी लगे, उसका ऋणात्मक टर्मिनल किससे जोड़ा? कैथोड प्लेट से, और धनात्मक टर्मिनल किससे जोड़ा? एनोड प्लेट से, जो जिंक की एनोड प्लेट थी
उससे जुड़ा, पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा, निगेटिव को नेगेटिव से। अब इस प्लेट को अगर हम निगेटिव से जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए कैथोड को निगेटिव से, तो ये क्या हो जाएगी ऋणावेशित, और इसको पॉजिटिव से जोड़े तो ये क्या होगी धनावेशित। अब ये ऋणावेशित प्लेट जो इलेक्ट्रॉन वापस लौटेंगे उनको धक्का मार करके बाहर फिर से भेजेगा, यानी कि जब प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश तरंग निकलती है, किरण निकलती है और वो धातु की प्लेट पर पड़ती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे लेकिन कुछ वापस आने लगते हैं। उसके लिए इन्होंने एक बैटरी लगाई, जिसके कारण अब इस बैटरी का माइनस इन इलेक्ट्रॉनों को वापस आने नहीं देगा, क्योंकि माइनस माइनस को करता है प्रतिकर्षित, ये इसको धक्का देगा, ये आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करते हुए एनोड की ओर चले जाते हैं, यानी जो बाहर निकल चुके हैं उनको वापस आने नहीं देगा। ये कौन, ये बैटरी। इतनी बात याद रखें, बाकी इनके बारे में और भी चीजों के बारे में देखेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी ओर चले गए, प्लस की ओर। और हमको ये चीज पता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती। इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होती है, धारा। तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहे हैं तो धारा उल्टे डायरेक्शन में जाएगी, धारा की डायरेक्शन इधर होगी, ये धारा की डायरेक्शन है, तो एक तार से करंट जाएगी और दूसरे तार से करंट वापस आएगी, यानी गैल्वेनोमीटर में कुछ विक्षेप आ जाता है। विक्षेप दाहिनी ओर आता है क्योंकि धारा दाहिनी ओर है। ठीक भैया, तो ये चीज हुआ था इनके प्रेक्षण प्रयोग में। ठीक, एक बार फिर से पढ़ते हैं। 1888 ईस्वी में हालवास ने बताया कि ताजी पालिश हुई ऋणावेशित जस्ते की प्लेट पर परावर्णी प्रकाश डाला जाता है तो इससे ऋणावेशित कण, मेन बात यही है इनकी, मेन बात यही इनकी कि ऋणावेशित कण की बात इन्होंने की। उन्होंने आवेशित कण, इन्होंने कहा ऋणावेशित कण निकलने लगते हैं, जबकि धनावेशित प्लेट पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता है। कुछ समय पश्चात इन्होंने फिर से एक क्वार्टज में, यानी कह सकते हैं विसर्जन नली में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक विसर्जन नली होती है जो कि 0.001 mmHg दाब पर रखी जाती है। इसमें दाब बहुत ही कम होता है, ज्यादा बड़ा दाब नहीं होता। 760 mmHg एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जो कि 10⁵ पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, विसर्जन नली में दो जिंक की प्लेटें, ये जिंक की प्लेटें हैं, जेड की एक धातु है, प्लेटें चित्रानुसार लगाई और निम्न निष्कर्ष निकाले। क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की इन्होंने, वो चीज देखी। सबसे पहला, जब यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणें ऋणात्मक प्लेट पर डाली जाती, ये ऋणात्मक प्लेट पर डाली गई, तो धारामापी जी में विक्षेप उत्पन्न होता है, यानी धारामापी में विक्षेप। धारामापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें शून्य बीच में होता है। अगर शून्य के बाईं ओर सुई गई तो बाईं ओर धारा, दाईं ओर गई तो दाईं ओर। ये छोटी से छोटी धारा का मापन करता है, माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर की धारा का मापन करता है, और अमीटर इतने की मापन नहीं कर पाता, वो एम्पियर में मापन करता है, और ये छोटी से छोटी धारा का मापन करता है। और हम यहाँ पर देखना चाहते हैं क्या कोई भी छोटी धारा है, तो हाँ, अगर जो छोटी भी से भी छोटी धारा होगी तो ये विक्षेप आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो डाला है, वहां से आप देख सकते हैं, चुंबकत्व तथा द्रव्य में। तो धारामापी जी में विक्षेप उत्पन्न होता है। इसमें विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब है कि कोई छोटी से छोटी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, अर्थात धारा उत्पन्न होती है। ये पहला निष्कर्ष इन्होंने निकाला। सेकंड, जैसे ही अल्ट्रावायलेट किरणें प्लेट पर डालना बंद हो जाता है, जैसे ही हम प्लेट पर किरणों को डालना बंद करते हैं, विक्षेप शून्य हो जाता है, यानी कि धारा का मान शून्य हो जाता है, कोई भी धारा नहीं मिलती। तीसरा, यदि अल्ट्रावायलेट किरणें धन प्लेट पर डाली जाती, भैया यही धन प्लेट पर डालेंगे, तब क्या हुआ, उत्पन्न धारा का मान शून्य या नगण्य होता है, यानी कोई भी धारा ही हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये था हमारा हालवास का प्रयोग। अभी हमने लेनार्ड के बारे में देखा। अब ये धारा क्या होगी, क्या प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से, प्रकाश की तीव्रता मतलब उजाला बढ़ाने से क्या धारा का कोई संबंध है, क्या इस धारा का इस वोल्टेज से कोई संबंध है, ये चीज हम सब लोग ये लेनार्ड के प्रयोग में देखेंगे, और वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी हम सब लोग इससे कुछ संबंधित रिलेशंस मतलब परिभाषाएं भी देख लेते हैं। चलिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अब हम आगे परिभाषा देख लेते हैं। तो जब किसी, सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, चलिए। तो जब किसी धातु के पृष्ठ पर हम उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश डालते हैं, यानी उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश, आवृत्ति जिसकी ज्यादा उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश डाला जाता है, तो उसकी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और अगर परिपथ बंद है जो कि हमने अभी बनाया था, तो इससे जो धारा बनेगी इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, वो कहलाती है प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है, तो जब किसी धातु के पृष्ठ से उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, धातु की पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है या आपतित किया जाता है, तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन व इनसे प्रवाहित धारा, परिपथ बंद होने पर इनसे प्रवाहित धारा, किनसे, इलेक्ट्रॉन से, प्रकाश इलेक्ट्रॉन से, धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। कार्यफलन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा, कार्यफलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य, इनको ध्यान से समझना है। कार्यफलन क्या होता है, अगर हम किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने लगते हैं, तो उसके लिए हम उसको कुछ ऊर्जा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है माइनस, इलेक्ट्रॉन होता है कर्जदार, कर्जदार है तो उसके कर्जे की भरपाई करेंगे तभी तो वो बाहर आएगा। कोई भी व्यक्ति अगर कर्जा ले ली, कोई भी व्यक्ति, तो एक जगह स्थायी हो जाएगा। सबसे अगर रुपए उधार लेंगे तो एक कमरे में बंद हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। लेकिन अचानक से उसको रुपए कहीं से मिल जाए 100-200 करोड़, तो वो क्या कमरे में रह पाएगा, स्थायी रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, वो भागेगा। सेम वही चीज, तो उसके कर्जे को जो खत्म कर रहा है भाई, पूरा रुपया खर्चा खत्म नहीं, कर्जा खत्म नहीं होगा, मतलब कर्जा खत्म हो जाएगा और एक्स्ट्रा बच भी जाएगा, तो वो रुपया जो कर्जा खत्म कर रहा है वो होता है कार्यफलन। क्लियर है बात। तो बाकी जो एक्स्ट्रा है वो गतिज ऊर्जा है, वो भागने के लिए तैयार रहता है ज्यादा से ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए, वो कहलाती है उसका कार्यफलन। एक इसका फिक्स मान होता है, कार्यफलन फिक्स होता है। ठीक है, और सीजीएम का सबसे ज्यादा होता है कार्यफलन, ये चीज याद रखिए। ठीक है, नहीं, सबसे कम होता है कार्यफलन, सीजीएम जो होता है वो सबसे कम कार्यफलन रखता है, कम से कम एनर्जी पाएगा, फिर तब भी वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें एक चीज याद रखिए, कहीं नौटंकी वगैरह जब होती है गांव वगैरह में, तो हम देखते हैं एक जोकर है, उस जोकर को मंच से उतारने के लिए 100 रुपया दिया जाता है, तो वो 100 रुपया ही उसका कार्यफलन है। अगर हम उससे कम रुपया देंगे वो नीचे नहीं उतरेगा, लेकिन उससे ज्यादा रुपया देंगे तब वो नीचे उतर जाएगा। 100 रुपया देंगे तब भी उतर जाएगा, 110 देंगे उतर जाएगा, 200 देंगे उतर जाएगा जोकर मंच से नीचे। लेकिन अगर 100 से कम दे दे, 90 या 50 दे दे, उतरेगा, नहीं उतरेगा। तो जितनी ऊर्जा दे करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले जाए, न्यूनतम रुपया कितना है जोकर को नीचे उतारने के लिए, 100 रुपया, वही न्यूनतम ऊर्जा हमको देंगे। ठीक, इसीलिए हम न्यूनतम का प्रयोग करें। इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम कितनी ऊर्जा दी जाए कि वो बाहर निकल आए, वो कहलाता है उसका कार्यफलन। इसका प्रतीक 2 है, W0 और φ0। हम सब लोग W0 का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, वैसे तो बुक में φ0 भी है। इसका जो मान होता है, फार्मूला होता है, वैसे तो ये एक प्रकार की दी गई ऊर्जा होती है। हाँ, तो ये दी गई ऊर्जा ही होती है। E बराबर, वैसे ई लिखने कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, W0 बराबर होता है H न्यू नॉट, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, क्लियर है बात। अगर किसी भी प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा है तो जाहिर सी बात उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। समझ लो, आवृत्ति मतलब कितने कंपन कर रहा है। अगर प्रकाश जाता है तो देख देख कर छोटा छोटा कंपन करने लगता है। ठीक है, हमारे हाथ भी रखते हैं तो देखो छोटा छोटा थोड़ी देर हिलने लगता है, कांपने लगता है, तो ये होती है आवृत्ति। 1 सेकंड में कितनी बार कांपा है, वो होती है आवृत्ति। ठीक है, देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली आवृत्ति यानी दी जाने वाली आवृत्ति, तो जो प्रकाश आपतित किया है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम कार्यफलन। देखो कार्यफलन क्या है, न्यूनतम
तो आवृत्ति भी क्या होगी, न्यूनतम। एच तो कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक। एच को क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक, या एच को याद रखिए, एच है प्लांक्स कांस्टेंट। वैसे ही बोर्ड एग्जाम में पीछे देखने को मिलेगा कांस्टेंट। अच्छा, इसकी वैल्यू भी होती है भैया, कितनी होती है, 6.6 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। ये एच का मान भी होता है, ठीक है, ज्यादा यूज होगा तो एच न्यूनार्थ, ठीक। जितनी ज्यादा आवृत्ति उतना ज्यादा कार्यफल, जितनी कम आवृत्ति उतना कम कार्यफल। क्लियर है बात की? ऊर्जा ज्यादा है तो आवृत्ति भी ज्यादा, ऊर्जा कम है कार्यफलन कम है तो आवृत्ति भी कम होगी। तो देखिए कार्य क्या है, कम, तो आवृत्ति भी क्या होगी, कम। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित हो जाए, निकल आवे, देहली आवृत्ति कहलाती है। न्यू नॉट, इसको भैया न्यू पढ़ा जाता है, न्यू नॉट, न्यू नॉट। एक न्यू भी होती है वो आवृत्ति, नॉट लगा है तो देहली आवृत्ति, ठीक। तो जो प्रकाश डाला गया है जिससे वो इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकला, जितनी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन धातु के बाहर से निकला, उस ऊर्जा की जो आवृत्ति होती है वही देहली आवृत्ति होती है। तो कार्यफलन की आवृत्ति, जो भाई इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा पर बाहर निकलता है वो कार्यफलन होता है उसका, जितनी ऊर्जा पर निकलता है वो कार्यफलन, उस कार्यफलन की जो भी आवृत्ति होगी वही कहलाती है देहली आवृत्ति, ठीक है। देहली तरंग ये उल्टा होता है, देहली तरंग। इसका फार्मूला होता है न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लेमडा नॉट। ये परिभाषा है, ठीक। क्योंकि प्रकाश डाला गया तो प्रकाश की चाल क्या होती है, v। एक फार्मूला पढ़े थे पिछले साल 11 में, v बराबर एन लेमडा या एफ लेमडा। एफ उसकी होती है आवृत्ति इनटू लेमडा, लेकिन यहाँ पर आवृत्ति क्या है दिया, यहाँ पर आवृत्ति न्यू, तो v बराबर न्यू लेमडा लिखेंगे। v बराबर, ये v है वेग, v वेग, v क्या है, वेग, ठीक है भैया, v क्या है, वेग है, और ये न्यू आवृत्ति। तो एक फार्मूला यहाँ पर एफ ही लिखे देते हैं, इसी से आप समझ जाइएगा, v बराबर एफ लेमडा होता है। और अगर f बराबर करेंगे तो लेमडा कहाँ जाएगा, v के बटे में। अब क्योंकि प्रकाश की बात हो रही है तो प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में c ही होती है, वायु में c ही होती है, और लेमडा कहाँ चला गया, बटे में। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर जिसकी आवृत्ति न्यूनतम, समझिए बात, जिसकी आवृत्ति न्यूनतम होगी उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, अधिकतम होगी। जिसकी आवृत्ति न्यूनतम उसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम, जिसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम उसकी आवृत्ति अधिकतम। तो हमको कौन सी आवृत्ति चाहिए, न्यूनतम, यानी तरंग दैर्ध्य हमेशा क्या होगा, अधिकतम। तो आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य याद रखिए, न्यूनतम आवृत्ति यानी तरंग दैर्ध्य उल्टा होता है इसका, न्यूनतम आवृत्ति तरंग दैर्ध्य उल्टा होता है। एक रस्सी लीजिए 1 मीटर की, अगर उसको हल्का सा छोड़ेंगे, हल्का सा खींच करके छोड़िए तो बड़ी तरंग बनेगी, यानी आराम से ऊपर गई आराम से नीचे, ये होगी बड़ी तरंग। लेकिन थोड़ा तेजी से खींच करके छोड़िए, ज्यादा खींच करके छोड़िए, ज्यादा खींच करके छोड़िए तो कई सारे कंपन होंगे। पहले हल्का धीरे से खींच करके छोड़, कम कंपन होगा, लेकिन तेजी से खींच करके छोड़ेंगे तो ज्यादा कंपन होगा। कंपन ज्यादा होगा तो आवृत्ति ज्यादा होगी, कंपन ज्यादा होगा तो आवृत्ति ज्यादा होगी, यही चीज तो बताता है आवृत्ति कंपनों की संख्या। तो कंपन बढ़ेगा यानी आवृत्ति बढ़ी, जिससे तरंग की लंबी, भाई रस्सी तो होती नहीं लंबी, अब उसी में कई सारे बार वो कंपन लगा रहा है, तो कंपन तो बढ़ रहा है लेकिन रस्सी की लंबाई वही है। कई सारे कंपन हो रहे हैं यानी कई सारी तरंग है, कई सारी तरंग है तो तरंग टूटी, पहले बड़ी तरंग थी अब टूटी तो उसकी आवृत्ति बढ़ी, यानी तरंग टूटी तरंग दैर्ध्य घट जाएगी। ये चीज याद रखिए, ठीक। पिछले साल वैसे आप सब लोगों ने परिणामी तरंग वगैरह जो तरंग है उसमें चीजें को पढ़ा। तो इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, न्यूनतम आवृत्ति है तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। या फिर देहली तरंग दैर्ध्य के संगत तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य का जो संगत तरंग दैर्ध्य होता है वही देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। देहली आवृत्ति का, सॉरी माफ कीजिए, देहली आवृत्ति की
संगत जो भी तरंग दैर्ध्य होगा वही देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। इसका लैम्डा होता है, ठीक। और इसका जो सूत्र होता है लैम्डा नॉट बराबर सी अपॉन न्यू नॉट लीजिए। अच्छा, न्यू नॉट बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, न्यू बराबर क्या होगा सी अपॉन लैम्डा, तो क्या हो जाएगा ऊपर एच सी अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा नॉट। लैम्डा नॉट हमारा क्या है, लैम्डा नॉट हमारा देहली तरंग दैर्ध्य। बस ये फार्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एच प्लांक मेथड, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, वैसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार तो बस यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं कि लेनार्ड का प्रयोग कैसे हुआ, संतृप्त विद्युत धारा क्या होती है, उसकी प्रकाश के उजाले से, अधिक उजाले कम उजाले से क्या संबंध है, वोल्टेज से क्या संबंध है, निरोधी वोल्टता क्या होती है, सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ भी पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।